मित्रों, चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि और भक्ति आंदोलन पर हमने व्याख्यान के पहले हिस्से में बातचीत की। कुछ शेष बिंदु हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, ये एक लिखित आलेख का वाचिक रूप है। तो भक्ति आंदोलन को लेकर आज भी हिंदी आलोचना बराबर बातचीत करती है। उसका कारण यह है कि प्रत्येक दौर में जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ें होती हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। भक्ति कविता में सामाजिक न्याय का प्रश्न मुख्य प्रश्न के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि सत्ता को भक्ति कविता और भक्ति साहित्य सुहाता नहीं है। रामविलास जी ने भक्ति साहित्य को अपनी आलोचना के केंद्र में, या कहें केंद्र के आसपास रखा है। सामंतीय पूंजीवादी संस्कृति के बरक्स देशज संस्कृति को स्थापित किया है। स्वाधीन भारत की सांस्कृतिक चिंता उनकी आलोचना दृष्टि की जड़ में, मूल में मौजूद है। स्वाधीन भारत में रची उनकी आलोचना को मथने वाला केंद्रीय तत्व अवश्य ही स्वाधीन भारत में रहा होगा। स्वाधीन भारत में उनके सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण सवाल था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को कैसे जारी रखा जा सके। इस प्रक्रिया को रोकने वाले तत्व सामंतवाद, पूंजीवाद दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। भारत की निर्भरता विदेशी पूंजी पर बराबर बढ़ती जा रही है। तब देश में पश्चिमी संस्कृति के पतनशील तत्वों का प्रसार अनिवार्य है। इनसे अपनी संस्कृति की रक्षा करने, अपनी परंपरा और परिस्थितियों के अनुसार उसका विकास करना, इसमें मददगार हिंदी जाति के साहित्य के इतिहास का सहयोग लेना। औपनिवेशिक संस्कृति, औपनिवेशिक चेतना से गढ़ी संस्कृति, उनकी चालों से जन्मी सांप्रदायिकता तथा सामंतीय पूंजीवादी संस्कृति के बरक्स हिंदी प्रदेश और देश की देशज संस्कृति की स्थापना की इच्छा, उसके लिए संघर्ष करना रामविलास जी की आलोचना दृष्टि की प्रमुख सांस्कृतिक चिंता कही जा सकती है। यही चिंता उनकी जाति की अवधारणा को सामने लाती है। जैसा कि हमने पहले व्याख्यान में कहा, जिस तरह गांधी हिंदुस्तान में स्वराज लाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह रामविलास जी हिंदी आलोचना में स्वराज लाना चाहते हैं। यह स्वराज एक आयामी नहीं है। जिस तरह गांधी का स्वराज एक आयामी नहीं था, व्यापक था, गहरा था, उसी तरह आलोचना में अगर भक्तिकाल है तो भक्तिकाल और रीतिकाल परस्पर विरोधी तत्व के रूप में ही स्थापित नहीं है। देशज संस्कृति को धूमिल और अवमूल्यित करने वाले सांस्कृतिक रूपों का प्रसार समाज में ही भाषा, साहित्य, आलोचना तथा कलाओं में भी इनके विविध रूपों का फैलाव देखा जा सकता है। सामंतवाद के अवशेष एवं पूंजीवादी संस्कृति का गठजोड़ देशज संस्कृति को निरुत्साहित, लांछित, दमित करने में कामयाब रहा है और आज की तारीख में भी कामयाब होता रहता है। डॉक्टर शर्मा आलोचना में इन रूपों से लड़ाई लड़ते हैं और देश की खांटी संस्कृति, देशज संस्कृति के लिए वह बराबर रचना, आलोचना और जीवन में संघर्ष करते हैं।
परंपरा के मूल्यांकन का वैचारिक नाभिक यही सांस्कृतिक चिंता रही है। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य निबंध में जीवन और संस्कृति में मौजूद कलावाद, रूपवाद के जालों, नारों में छिपे षड्यंत्रों, जन विरोधी नीतियों का तीखे ढंग से खुलासा करते हैं। जन विरोधी संस्कृति के प्रति गहरे और व्यापक प्रतिरोध को आप जनता की संस्कृति के समर्थक साहित्यकारों का कर्तव्य बताते हैं। इसी लिहाज से आप कबीर का और विशेष रूप से तुलसी का उल्लेख करते हैं। प्रतिरोध की यह सांस्कृतिक चेतना रामविलास जी को, आलोचक को, देशज संस्कृति की ताकत को सामने लाने को प्रेरित करती है। भक्ति आंदोलन के साहित्य में, विशेषतः तुलसी की वाणी में, रामविलास जी को इस प्रतिरोध की चेतना की उपस्थिति दिखाई देती है। वर्तमान समय की 21वीं शताब्दी की विश्वविद्यालय के वर्चस्व वाली आलोचना में क्या यह देशज तत्व आ पाया है, देखने की बात है, और अगर नहीं आया है तो लाने की बात है। हाँ, अगर देशज को लाने से वर्चस्व टूटता है तो वर्चस्व कब चाहेगा कि देशज आ सके। लेकिन रामविलास जी उनकी अध्ययन पद्धति में परंपरा के मूल्यांकन से जो खोजे हुए रत्न हैं, उनमें प्रतिरोध की चेतना एक प्रमुख रत्न है। इस बात को ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। पूंजीवादी आलोचना की उपभोगवादी संस्कृति और कलावादी चेतना जातीय संस्कृति, जन संस्कृति को निरुत्साहित कर, लांछित कर, उसका दमन कर उसे पीछे धकेलती जा रही है। आधुनिकता की शुरुआत का श्रेय स्वयं लेने वाली और भारतीय समाज, भारतीय इतिहास, भारतीय मनुष्य को जड़, असभ्य, मध्यकालीन, अंधविश्वासी, रूढ़ी पर चलने वाला आदि कहने वाली अंग्रेज़ों की धारणा को अस्वीकार करते हैं। तुलनात्मक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर भारत की समाज को मध्यकालीन और उसी युग के अंधकार युग कहने के चलन को तोड़ते हैं। हमारे आज के समय के बड़े आलोचक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय जैसे रामविलास जी की इस आलोचना धारा से जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। इस किताब में कलयुग बनाम कलयुग, व्यापारी वर्ग और भक्ति का लोकवृत्त में रामविलास जी के इस महत्वपूर्ण आलोचनात्मक अवदान को, महत्वपूर्ण प्रदेय को रेखांकित किया गया है। यहाँ मैं यह सिफारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह रामविलास जी को समझने में उनका लेखन महत्वपूर्ण है, उसी तरह रामविलास जी पर हिंदी में जो प्रगतिशील आलोचना धारा या दृष्टि से आलोचना लिखी गई है, जिसमें नामवर जी तो हैं ही हैं और जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी भी हैं, उनकी किताब को हमें पढ़ना चाहिए। रामविलास शर्मा को पढ़ते हुए यह बात बहुत गहराई से समझी जा सकती है कि वे कला और संस्कृति की सामाजिक भूमिका को स्थापित करते हैं। एक चलन है जो साहित्य को, कला को, कविता को, उपन्यास को समाज और सामाजिक चेतना से
रहित मानते हैं। रामविलास जी बताते हैं कि भक्ति आंदोलन का फैलाव संगीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य कलाओं तक रहा है। यह कविताओं तक सीमित आंदोलन नहीं है, यह व्यापक आंदोलन है। इसके सहारे हमें यह देखना चाहिए कि साहित्य, विशेष तौर पर हिंदी साहित्य के लोग भक्ति आंदोलन पर उतना विचार विमर्श, मंथन, चिंतन करते नहीं दिखाई पड़ते जितने मानविकी के इतिहास विभाग, इतिहास के लोग, इतिहास अनुशासन के लोग विमर्श करते हैं, भक्ति आंदोलन पर बातचीत करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हिंदी वालों को शुद्धता त्याग कर यह समझना चाहिए कि भक्ति आंदोलन कविता मात्र का आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन की व्यापकता के सहारे ही हिंदी जाति, हिंदी समाज के अभ्युदय काल के पूर्ण कलात्मक वैभव की पहचान की जा सकती है। बिना इसे समझे भक्ति युग के प्रतिगामी यानी भक्ति युग की अवहेलना, उपहास, उस पर लांछन लगाने वाले पाठ को निरस्त नहीं किया जा सकता। कलाओं के आपसी संवाद से बहुलता में निहित अंतःवर्ती चेतना को समझा जा सकता है। हिंदी आलोचना को हिंदी आलोचना और साहित्य के साथ ही साथ अन्य कलाओं से विमर्श करने की आदत डालनी चाहिए। बिना इसके आलोचना की जातीयता निर्मित नहीं हो सकती। मैं मुक्तिबोध जी की वह बात जो उन्होंने अपने एक निबंध में कही है कि साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन बहुत ज़रूरी है, तो यही बात रामविलास जी भी कहना चाहते हैं कि भक्ति आंदोलन केवल एक कला तक सीमित आंदोलन नहीं है। अतः हिंदी वालों को, हिंदी के पाठकों को, हिंदी के विद्यार्थियों को, हिंदी आलोचना को, हिंदी समाज को जो बनाए हुए दायरे हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए, व्यापकता के साथ संवाद करना चाहिए। संस्कृति की पहचान का सवाल उन्हें भक्ति आंदोलन पर विचार के लिए प्रेरित करता है। मार्क्सवादी दृष्टि यह बोध प्रदान करती है कि संस्कृति किसी समाज व्यवस्था का मानसिक प्रतिबिंब हुआ करती है और आर्थिक व्यवस्था अगर नींव है तो संस्कृति इमारत। भक्ति आंदोलन के सामाजिक यथार्थ की पहचान करने के क्रम में वे जाति की अवधारणा को प्राप्त करते हैं। जोर देकर कहते हैं कि न तो भारतीयों को व्यापार करना ईरानियों, पठानों, अरबों या तुर्कों ने सिखाया था, न ही अंग्रेज़ों के आने पर ही यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिलसिला शुरू हुआ। यानी व्यापार और संस्कृति और सभ्यता के लिए भारतीय समाज किसी वैदेशिक वर्चस्व वाली सत्ता के अधीन रहकर उन चीज़ों को सीखा हो, ऐसा नहीं है। व्यापार सामाजिक सांस्कृतिक विकास का कारण यहाँ के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में निहित है। इन परिवर्तनों के सहारे ही भक्ति आंदोलन के साहित्य को समझा जा सकता है। भक्ति आंदोलन परक निबंधों में भक्ति आंदोलन से जुड़े कई सवाल उठाए गए हैं। जाति और जातीय चेतना की आधुनिक स्थापना के सहारे डॉक्टर शर्मा भक्ति आलोचना के कलावाद, कल्पनावाद, चमत्कारवाद, रीतिवाद, आधुनिकतावाद के खिलाफ ही नहीं बल्कि आधुनिक समाज में निरंतर विस्तार पाती इन गैर ऐतिहासिक दृष्टियों पर सवालिया निशान लगाते हैं। आलोचना अपने समय से संवाद किए बिना आने वाले समय की रचना,
आलोचना को दिशा दिए बिना विशुद्ध यानी एकांगी, प्रतिगामी, स्वार्थी और हिंसक हो जाया करती है। रामविलास जी की आलोचना विशुद्ध नहीं है, इस बात को हमें याद रखना होगा। यह भी एक प्रमुख कारण है कि प्रतिगामिता की पहचान और उससे टकराहट उनकी आलोचना में मौजूद रही है। सांप्रदायिकता, धार्मिकता, भावुकतावाद, वैज्ञानिकता का विरोध, व्यक्तिवाद, कलावाद ने भक्ति आंदोलन की सामाजिक वस्तु को बाहर आने से रोका ही था। स्वाधीन भारतीय समाज को इनमें उलझाए रखने का काम किया है। रामविलास जी के सामने ये सवाल उपस्थित थे, परेशान करने वाले सवाल थे, पर सामाजिक परिवर्तन किसी सत्ता के वर्चस्व के हाथों रोकने से नहीं रुकते। इन सवालों से भिड़ते हुए आलोचक परंपरा में जाते हैं, भक्ति युग में जाते हैं। भक्ति युग की आधुनिकता को, जातीयता को, सामाजिक विकास की गति एवं दिशा को, उसके सामंतीय तथा मध्यकालीनता के प्रति विरोध को सामने रखते हैं। वे यथार्थ के कालेपन को मिटाकर आदर्श का सफेदपन रच रहे हों, ऐसा नहीं है। यह बात ध्यान में रखे जाने की है कि भक्ति कविता पर जो आरोप लगे हैं और जो उसका दुर्बल पक्ष है, रामविलास जी उसका समर्थन नहीं करते, किंतु जो भक्ति आलोचना और भक्ति रचना पर झूठे आरोप मढ़े गए हैं, रामविलास जी उस झूठे आरोपों का खंडन करते हैं और सामाजिक न्याय, प्रतिरोध के भक्ति आंदोलन की शक्ति को पहचानते हैं। जातीयता के सहारे इस बोध को पैदा करने की कोशिश करते हैं कि समस्याएं थीं, पर उन्हें विस्तार और आकार प्रदान किया है। प्रांतीयता विरोधी, भारतीयता विरोधी, भीतरी और बाहरी नई पुरानी दृष्टियों ने हमारे ऐन समय में इन समस्याओं ने मिलकर मनुष्य और समाज की बेहतरी के रास्तों में ठोस अवरोध पैदा किए हैं। तब ऐतिहासिक दृष्टि के सहारे हम आलोचना और रचना से सामाजिक विकास के रास्तों का निर्माण कर सकते हैं। हमारी समझ में भक्ति आंदोलन और रामविलास जी के सहारे हम अपने समय के संकटों का बोध और समस्याओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आलोचना में वैश्विक आलोचना ट्रेंड्स का उल्था करना आलोचना और समाज दोनों को पराधीन ही बनाएगा। शोध पत्र की अपनी सीमाएं होती हैं, पर बात आगे दूर तक जानी चाहिए। भक्ति आंदोलन और धार्मिकता, भक्ति आंदोलन के अंतर विरोध, भक्ति आंदोलन में सामंतों की सकारात्मक भूमिका भी सामंतीय समाज की हो सकती है और निसंदेह होती है। तो सामंतों की सकारात्मकता के साथ ही साथ नकारात्मक भूमिका को पहचानने की ज़रूरत है। भक्ति साहित्य में दास्ता और प्रतिरोध, भक्ति साहित्य में जन संस्कृति, लोक संस्कृति, भक्ति आंदोलन का भाषा के अलंकरण से क्या रिश्ता रहा, देशज आधुनिकता, मध्ययुगीनता और भक्ति आंदोलन जैसे विषयों पर आप सभी श्रोता बात को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अगले व्याख्यान के साथ आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।